व्यक्ति के द्वारा, जिस मंत्री के द्वारा इस उत्तराखंड को ललकारा गया था, इस पहाड़ को ललकारा गया था, कहीं ना कहीं उसकी कुर्सी भी गई। तो एक शुभ संकेत था यात्रा शुरू करते हुए। जब आगे बढ़े तो निश्चित तौर पर अलग अलग जनपदों में अलग अलग युवा साथियों से, मातृशक्ति से, बड़े बुजुर्गों से, आंदोलनकारियों से, पूर्व सैनिक, तमाम प्रकार के लोग जो चिंतन गोष्ठियों में सम्मिलित हुए, उन लोगों के बहुत से सुझाव हम लोगों को मिले। वो सुझाव ये थे, हम लोगों ने हर जगह स्पष्ट किया कि उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा कोई राजनीतिक दल नहीं है। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा केवल एक माध्यम है जनता तक पहुंचने, जिसका गठन हाल ही में इस उद्देश्य के साथ किया गया है कि इस प्रदेश के अंदर जितनी भी शक्तियां किसी भी मुद्दे पर लड़ रही है, संघर्ष कर रही है, उन सारी शक्तियों को एक मंच पर लाने का एक माध्यम है उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। ये हमने बताया। उसके बाद दूसरी बात हमने बताई कि इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे के बैनर में एक उत्तराखंड का मानचित्र बना हुआ, उस मानचित्र में लिखा हुआ है कि संकल्प नए विकल्प का, और उन शक्तियों को एक साथ लाकर, उन शक्तियों को एक मंच पर, एक बैनर पर लाकर, उन शक्तियों, सभी शक्तियों को उत्तराखंड के लिए एक नया विकल्प देना है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है और उन सबकी जिम्मेदारी है जो इस प्रदेश में अलग अलग मुद्दों पर लड़ रहे हैं। वो मुद्दा बेरोजगारी का हो, मुद्दा मूल निवास का हो, भू कानून का हो, या वो मुद्दा अपनी जो प्राकृतिक संपदाएं हमारी है, प्राकृतिक संसाधन जो है, या और हमारे हक हकूक है, उन पर अधिकार पाने के लिए, उन पर अपना अधिकार जताने के लिए या उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए वो सारी लड़ाई, उन सब लोगों को एक मंच पर लाकर आगे बढ़ने की तैयारी है। और वो भविष्य में नया विकल्प क्या होगा, वो आप लोग, हम लोग, वो सभी लोग तय करेंगे जो इस मोर्चा का हिस्सा बनकर आगे की रणनीति में साथ रहेंगे। क्योंकि वास्तव में इस उत्तराखंड के भीतर हर एक दिन कई दर्जनों लड़ाइयां, हर एक दिन दर्जनों लड़ाइयां अलग अलग बैनर के नीचे सामाजिक लड़ाइयां लड़ी जा रही है। कहीं पर महिला सुरक्षा का मुद्दा आ जा रहा है, कहीं पर भ्रष्टाचार का मुद्दा आ जा रहा है, कहीं पर भू कानून को लेकर या भू माफियाओं का मुद्दा आ जा रहा है, कहीं खनन माफियाओं का मुद्दा आ जा रहा है, कहीं शराब माफियाओं का मुद्दा आ जा रहा है, कहीं पर मार पिटाई का मुद्दा आ जा रहा है। तब अनेकों ऐसे मुद्दे जो हर दिन दर्जनों संगठनों के द्वारा, दर्जनों लोगों के द्वारा लड़े जा रहे हैं। ये सामाजिक लड़ाइयां हैं और आप सबसे बेहतर कोई नहीं जान सकते, क्योंकि आप सभी सीनियर हैं, बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं। आप सबसे बेहतर ये कोई नहीं जान सकता कि ये उत्तराखंड ऐसी लड़ाइयां 1994 से वर्तमान तक लड़ते आ रहा है। कुछ सारी सामाजिक लड़ाइयां हैं, पर उन सामाजिक लड़ाइयों से यहाँ की नीतियां नहीं बना पाओगे। जहां से नीतियां बनती है वहां पर अगर बैठोगे नहीं तो आप ये तय नहीं कर सकते कि इस उत्तराखंड में कौन सी नीति लागू होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए। ये लड़ाई आज अगर सामाजिक लड़ाई बनकर रहेगी तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जिस बदहाल स्थिति में आज उत्तराखंड पहुंचा है, इससे भी अधिक बदहाल स्थिति में उत्तराखंड जाने वाला है। ये चिंता करने की जरूरत है। इसलिए 11 जनपदों में चिंतन गोष्ठियों का आयोजन किया। अभी हमारे भाई साहब ने कहा मैं हरिद्वार से आया हूं और आप लोगों ने 11 जनपदों का भी भ्रमण किया। ये फर्स्ट फेज का भ्रमण था, ये फर्स्ट फेज का भ्रमण है और ये भ्रमण इसलिए 11 जिलों में किया। अभी उत्तराखंड सरकार के द्वारा भू कानून लाया गया,
स्पष्ट रूप से उत्तराखंड सरकार ने अपने भू कानून में लिख दिया कि ये भू कानून केवल 11 जनपदों पर लागू होगा। ये भू कानून उधम सिंह नगर और हरिद्वार में लागू नहीं होगा। सबसे पहला सवाल जनता को सरकार से पूछना चाहिए, क्या उधम सिंह नगर और हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? ये सवाल हम तो पूछ ही रहे हैं और हमने अपने इस यात्रा के माध्यम से मैसेज भी दे दिया है। पर ये आज उधम सिंह नगर की जनता को, हरिद्वार की जनता को, तमाम 11 जनपदों की जनता को, सभी संगठनों को ये सवाल सरकार से पूछना चाहिए, क्या उधम सिंह नगर और हरिद्वार उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? ये वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति इस प्रकार से सरकार क्यों कर रही है? अगर उत्तराखंड का हिस्सा ये जो 2 जनपद नहीं है, आप अलग कर दीजिए। फिर क्यों इस प्रकार के वोटों को ध्रुवीकरण कर रहे हो? फर्स्ट फेज में हमने भी 11 जनपद इसलिए चुने कि हम लोगों को बता पाए कि 11 जनपदों में जो भू कानून लागू हुआ है वो सशक्त नहीं, वो लचर भू कानून है। वो लचर भू कानून है। वो लचर क्यों है? समय समय पर हमारी सरकारों ने भू कानून लागू किए, हटाए, तमाम प्रकार के उसमें मानक उसको बदले। अब जब उस भू कानून को पढ़ा तो उसमें लिखा गया है कि ये भू कानून एक तो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में लागू नहीं होगा। दूसरी बात, 11 जनपदों में ये भू कानून लागू होगा। उन 11 जनपदों की नगर पंचायतें, उन 11 जनपदों की नगर पालिकाएं, उन 11 जनपदों के नगर निगम, ये वो क्षेत्र है जिनमें ये भी लागू नहीं होगा, वहां प्रभावी नहीं होगा। कहने का ये मतलब है, इस बार के निकाय चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा, जब सर्वे हुए, जब उन ग्रामीण ग्रामों को भी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में जोड़ा गया जो मानकों में फिट नहीं बैठ रहे थे, जानबूझ के इसलिए जोड़ा गया कि वहां की भूमि को बेचा जा सके, वहां पर किसी के हाथों में उस भूमि को दिया जा सके। अब बात यह आती है, जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर छोड़ा है, वो किस लिए छोड़ा, वो बड़ा प्रश्न है। वो इसलिए छोड़ा है, हमने सुना है, मीडिया के यहाँ पर लोग आए हैं, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से रिकॉर्ड करें और मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं। हमने सुना है कि हमारे कुछ प्रदेश के मुख्यमंत्री, कुछ मंत्री, कुछ विधायक, जिन्होंने कई 100 बीघे इन जनपदों में अपने नाम या किसी फर्म के साथ साझेदारी करके बड़े बड़े प्लाट किए हैं, कुछ विधायकों, कुछ मंत्री और कुछ मुख्यमंत्रियों। अब जब तक वो उसको खुर्द फुर्द नहीं कर देते, जब तक उसको सेटल नहीं कर देते, तब तक इन 2 जनपदों को भू कानून लागू नहीं करने वाले। और दूसरा कारण और है, सचिवालय के अंदर बैठे कुछ खुरापात दिमाग के आईएएस, जिनके द्वारा वो जो कानून है या जिनके जो वो शासनादेश है वो बनाया गया, वो सोचते हैं कि हमारे लोग या हम हरिद्वार और उधम सिंह नगर में जमीन खरीद लेंगे, भू कानून नहीं है, जितनी मर्जी उतनी खरीद लेंगे। कुछ सालों बाद उस आधार पर कि हमारी जमीन उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, उस आधार पर उत्तराखंड के स्थायी निवासी बन जाएंगे। तब आप पिथौरागढ़ जाकर खरीदो, चमोली जाकर खरीदो, उत्तरकाशी जाकर खरीदो, तब आपको कोई नहीं रोकने वाला। ये रास्ता भू कानून के द्वारा तय किया जा रहा है। तो किस प्रकार से सरकार कह रही है कि हमने सशक्त भू कानून लाया? तुमने तो सारे रास्ते खोल दिए हैं और तुमने जो कई 100 बीघे जमीनें अपनी खरीदी है, उनको बचाने के लिए भी पूरा तुमने प्रयास किया है। तो फर्स्ट फेज में इसलिए 11 जिलों को लिया। अभी उधम सिंह नगर और हरिद्वार में जाएंगे, कुछ रिकॉर्ड वहां के खंगालेंगे, कुछ वहां के रिकॉर्ड जब निकालेंगे तो वास्तव में जो चीज बोल रहा हूं, किस फर्म के नाम कितने 1000 बीघा जमीन है, निकल कर आएंगे। उस फर्म के साथ कौन सा उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, उत्तराखंड का मंत्री और उत्तराखंड का विधायक शामिल है, किसकी उसमें पत्ती है, वो सब चीजें सामने आएंगी। इस आंदोलन के दौरान पूरे 11 जनपदों में चिंतन गोष्ठियों के दौरान बहुत अच्छे अच्छे सुझाव भी मिले हैं
और हमने जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने इस कार्यक्रम को जारी किया था और उसके बाद पूरे प्रदेश भ्रमण पर निकल गए थे, हमने उसी दिन कहा था कि एक माध्यम है जनता तक पहुंचने का और माध्यम है सबको एक साथ लाने का, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा। अब वो सब लोग जो इस पैनल पर आएंगे या जिनसे बात की जाएगी या उत्तराखंड की जनता वो तय करेंगी क्या किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल में सभी लोग एक साथ जाकर उसको मजबूत करें, या फिर कोई नया राजनीतिक दल, राजनीतिक शक्ति बना करके वहां सब एकजुट हो जाए। ये भविष्य के गर्भ में है। आज ये 11वें जनपद का चिंतन गोष्ठी कार्यक्रम था। हम कल से ही जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, वो यूकेडी हो, समानता दल हो, हिमालयन क्रांति पार्टी हो, पहाड़ी पार्टी हो, तमाम दल जो 50-57 जिनकी संख्या है, कल से ही उनके पास हमारी एक टीम आएगी, उनके सामने प्रस्ताव रखेगी। इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, इस उत्तराखंड को बचाने के लिए, देवभूमि को बचाने के लिए हम सबको अब एक साथ आना पड़ेगा। ये प्रस्ताव लेकर हमारी टीम सभी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के पास जाएगी। उसके बाद फिर एक चिंतन गोष्ठी उन सभी जनपदों के लोगों को बुलाकर की जाएगी जिन जनपदों में ये चिंतन गोष्ठियां हुई है, और फिर एक चिंतन गोष्ठी उन सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और सभी जनपदों के लोग, तमाम आप सब लोग, उन सबके साथ की जाएगी। जब इनके सामने, सबके सामने प्रस्ताव लेकर हमारी टीम जाएगी और उनको एक डेट तय करेगी कि इस दिन सभी राजनीतिक दल, सभी सामाजिक संगठन, सभी अन्य लोग खुले मंच पर बैठेंगे और वहां पर उत्तराखंड में नया विकल्प बनना चाहिए, किसी एक दल को चुनना है या नया दल बनना है, इस प्रकार की सारी चीजें फाइनल होगी। क्योंकि समय कम है। अगर कोई ये सोच रहा होगा चुनाव 27 में है तो 27 को मत कीजिए, 27 में फरवरी में चुनाव होने हैं। अगर अपने हथियार तैयार करने हैं तो 2025 हथियार तैयार करने के लिए सबसे अच्छा साल है। 26 में प्रशिक्षण देना और चलाने हैं, तब जाकर 27 में विजय प्राप्त हो सकती है, तब जाकर उस मंजिल को पा सकते हैं। तो बात है हाल ही में जो घटनाक्रम हुए, हम लोगों ने मुखरता से उस चीज को भी बोला। वो प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा कही जाने वाली अशोभनीय बात हो, उसके बाद हमने चाहे सुबह दुनियाल की बात कर ले, चाहे महेंद्र भट्ट जी की बात कर ले, चाहे रितु खंडूरी जी की बात कर ले, तमाम उन सब लोगों के बारे में जो पार्टी में अपने पॉइंट बनाने के लिए, पार्टी को अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम सब की बुराई कर जाते हैं, जो यहाँ की जड़ है। उन लोगों के खिलाफ मुखरता से बोला, और इसलिए भी बोला कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर अपने आप को उत्तराखंडी कहते हैं कि हम तो उत्तराखंडी है, खालिस पहाड़ी है, ये है। तो जब खालिस पहाड़ी है तो तुम्हारे टेबल पर, तुम्हारे बेंच पर एक ऐसी फाइल 2.5 साल से धूल थाम रही है जिसमें दर बदर कानून कहते हैं, उसको निष्कासन होना चाहिए। उसे क्यों रोका गया? वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी। ये लड़ाई आसान लड़ाई नहीं, ये लड़ाई, इस लड़ाई में काफी चुनौतियां हैं, और मुझे लगता है कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले अनुशासित होने की जरूरत है। इस देवभूमि को बचाने के लिए हमें अपने अंदर कूट कूट कर अनुशासन भरना है। हम लोगों ने जिस भी व्यक्ति विशेष का कहीं ना कहीं बहिष्कार किया होगा या विरोध किया होगा, तो इसलिए किया होगा कि वो व्यक्ति गलत है, पर हमने ये कभी नहीं कहा होगा कि अगर यह व्यक्ति गलत है तो इसका पूरा समाज गलत है। ये भावनाएं होनी भी नहीं चाहिए। अगर गोविंद पवार गलत है तो पूरा पवार समाज गलत नहीं हो सकता।
अगर वही डिमरी गलत है तो पूरा डिमरी समाज गलत नहीं हो सकता। इन सारी भावनाओं को, इन सारी चीजों को साथ लेकर हमें लगता है आगे बढ़ने की जरूरत है। जो पार्टी कल के दिन कहती थी हिंदू मुस्लिम तमाम प्रकार की बातें करती थी, आज उस पार्टी के मुखिया परसों मंचों से कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कुछ अराजक तत्व क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं, जातिवाद की बात कर रहे हैं। तो आज उन्हें ये बुरा क्यों लग रहा है, आज उन्हें इससे डर क्यों लग रहा है, ये आज समझने की जरूरत है। ना तो हम क्षेत्रवाद करने वाले हैं, ना जातिवाद करने वाले हैं, ना धर्मवाद करने वाले हैं, परंतु इन लोगों को समझ जरूर मिल चुका है जो खुले मंचों से ये भाषण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 3 साल बेमिसाल का नारा ले रहे हैं, पर मैं कहना चाहूंगा आपने 23 तारीख को 3 साल बेमिसाल का नारा दिया, 24 तारीख को सचिवालय कूच करते हुए हजारों युवा दिखे गए। क्या वही 3 साल बेमिसाल था? 24 तारीख को ही रामनगर की सड़कों पर वन विभाग के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर थे। क्या वही 3 साल बेमिसाल थे? इस बात को रिकॉर्ड कर रख लीजिए कि जिस तरीके से अभी प्रेमचंद कटवाल की कुर्सी गई है, बहुत जल्द कुछ और कुर्सियां जाने वाली है और बहुत जल्द कुछ बड़ी कुर्सी भी जाने वाली है। इस बात को ध्यान रखिए और रिकॉर्ड करिए। ये इसलिए बोल रहा हूं, कल मुझे कुछ पत्रकार साथियों के फोन आए, उन्होंने कहा कि हमने बीच में चलाया कि सीएम भाभी हटने के बाद अनिल वरुण जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन लोगों को 12-1 बजे रात को थाने में बुलाया गया। किस दौर में हम जी रहे हैं, इस बात को ध्यान में देखना पड़ेगा। उन लोगों को रात को थाने में बुलाया गया, उनकी पोस्टें डिलीट करवाई गई, उनकी वीडियो डिलीट करवाई गई और थाने के अंदर दूसरे कमरे में ले जाकर उनकी वीडियो बनवाई गई, माफीनामे लिखवाए गए, माफिया बनवाई गई और उनके वीडियो अन्य पेजों पर अपलोड करके प्रसारित किए गए कि नहीं, ये गलती से हो गया। इस प्रकार का शासन इस उत्तराखंड में करना चाहिए। ये हकीकत है धामी जी तुम्हारी। तुम पत्रकारों को नहीं छोड़ रहे हो, पत्रकार स्वतंत्र है और उन्होंने तो संभावनाएं व्यक्त की थी। हमने भी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी, आप हमें फोन करवा दीजिए, आप हमें उठा लीजिए। क्यों केवल उन पत्रकारों को टारगेट किया जाता है जिन्हें आपको लगता है कि किसी को पता नहीं लगेगा। अभी ऋषिकेश का जिक्र हो रहा था, ऋषिकेश में जिस प्रकार से एक महिला के द्वारा जो मुकदमा करवाया गया साजिशन, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, अगर गलत हुआ होता हम भी महिला के साथ खड़े हो जाते और एक महिला होने के नाते उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम और हमारे सब लोग खड़े हो जाते। पर गलत तरीके से साजिश अगर इस प्रकार की चीजें होगी तो निश्चित ही ये साजिश आज मास्टर जी के साथ हुई है, गोविंद रागर जी के साथ हुई है, तमाम अन्य लोगों के साथ हुई है। तो कितनी नहीं जब ये साजिश हमारे और आपके बच्चों के साथ भी होगी, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जल। सुना होगा इंदौरी जी का, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जल में। यहाँ पर केवल मेरा घर थोड़ी है, ये वास्तव में सच्चाई है, ये सच्चाई है। बहन अंकिता भंडारी के साथ हुआ तो कई लोग सोच रहे होंगे कि उनके साथ हुआ, छोड़ो झेल लेंगे, पर वही घटना कल के दिन हमारी बहनों के साथ हो सकता है, अपने बहन के साथ हो सकता है, अपनी बेटी के साथ हो सकता है। अभी फर्जी मुकदमा इन पर किया, मास्टर जी पर, इन पर ये मुकदमा कल साजिशन किसी के तहत भी हो सकता है। हम पे नहीं किए ऐसे मुकदमे पहले, हम पे नहीं किए, तो ये मुकदमे किसी के भी साथ हो सकते हैं। ये घटनाएं आम है और ये सरकारें जिस स्तर तक गिर रही है, इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दिया था जिस दिन मुकदमा हुआ, उत्तराखंड डीजीपी को संबोधित करते हुए कि डीजीपी साहब आप ये बता दीजिए कि आपकी जो पुलिस काम कर रही है, ये उत्तराखंड पुलिस नहीं है, ये भाजपा पुलिस है।
और आप ये बता दीजिए कि कितने पट्टों की डिमांड में प्रिंटिंग प्रेस वालों को दूं? जो भाजपा के पट्टे होते हैं तो कितने पट्टे दूं? आप गिनती करके बता दीजिए, उतने पट्टे हम भिजवा देते हैं, वर्दी के ऊपर पट्टे लगा लीजिए। कम से कम हमारी जनता अंधविश्वास में नहीं रहेगी, वो पहचान जाएगी उस पट्टे से कि ये भाजपा की पुलिस है, ये सुरक्षित नहीं कर सकती हमें, जब पे उल्टे मुकदमे लगा सकती है, ये झूठे मुकदमे लगा सकती है। जिसके गले में पट्टा नहीं होगा कम से कम उसके पास सुरक्षित तो जाएंगे। ये इस प्रदेश के हाल है। जिस पत्रकार को रात को सामने दिखाया गया था, उनका कहना है कि जो एसएचओ सामने बैठा था उसको धड़ाधड़ ऊपर से फोन आ रहे थे। वो कह रहे सर अभी करवा रहा हूँ, बस डिलीट करवा रहा हूँ, एक वीडियो माफीनामा लिखवा रहा हूँ। क्या ये कंडीशन है पुलिस की? पुलिस को देखकर लोगों का डर भय दूर हो जाना चाहिए। लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहिए लोगों को पुलिस को देखकर। पर आज पुलिस को देखकर लोग डर रहे हैं। क्यों? इस प्रकार का माहौल क्यों बना है? इसलिए बना है कि जो निरंकुश शासन है वो उत्तराखंड में चल रहा है, जो अयोग्य शासन है वो उत्तराखंड में चल रहा है। इन लोगों ने अपने राजनीतिक जीवन में केवल खनन को कैसे करना है, खनन से पैसा कैसे कमाना है, ये सीखा है। इन लोगों ने अपने जीवन में शराब से कैसे पैसा कमाना है, ये सीखा है। इन लोगों ने ये कभी नहीं सीखा कि उत्तराखंड में जो दूर दराज जो माताएं परसूता की पीड़िता होती है, जो कभी पुलों पर सड़कों पर बच्चे को जन्म दे रही है, उन लोगों के लिए उसी जगह पर उसी गांव या उसी क्षेत्र में एक अस्पताल, वहां डॉक्टर नर्स की व्यवस्था करते हैं। राजनीति नहीं सीखी है। दूर दराज के स्कूलों में ताले लटके पड़े हैं, मजबूरन अपने छोटे छोटे बच्चों को 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर स्कूल भेजना पड़ रहा है। ये जो अव्यवस्था उत्तराखंड में फैली है, इस अव्यवस्था के खिलाफ हम सबको एकजुट होना है, एक सुर में बोलना है और एक सुर में संघर्ष करना है। अब तब हो सकता है जब आप जैसे बुद्धिजीवी लोग उस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करें जिस विजन डॉक्यूमेंट की मैं बात करने वाला है। और वो विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करने वाले नहीं है। अभी जितने सुझाव आए हैं अलग अलग जनपदों से, उसको टेबल पर रखा जाएगा। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग उन सुझावों को देखेंगे और उससे बेहतर और क्या सुझाव हो सकते हैं उसको इंक्लूड करेंगे, तब जाकर वो विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा जो इस उत्तराखंड की कायाकल्प कर सकता है, जो इस उत्तराखंड को सही दशा और दिशा दे सकता है। तब विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा। मुझे लगता है समय का भी अभाव है और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा खराब है। 2 दिन से मैं बोल नहीं सकता था, पर बोलना इसलिए पड़ रहा है कि रण में है तो हम पीछे मुड़ने वाले नहीं है। स्वास्थ्य कितना भी खराब हो जाए पर बोलेंगे, लड़ेंगे। तो सारी जो चीजें हैं उन सबका परीक्षण, उन सबकी वो सारी चीजें आपको कितने सुझाव किस जनपद से किस रूप में आए हैं, कितने नए सुझाव दे सकते हैं, आप सबको बुलाया जाएगा जितने सीनियर लोग हैं। और उसके बाद जो एक टीम, 2 या 3 टीमें तैयार करनी है जो सभी राजनीतिक दलों और सभी सामाजिक संगठनों से मुलाकात करेगी, उनका प्रस्ताव रखेगी। वो टीमें भी आप सबके सानिध्य में तैयार होनी है। और उसके बाद जो एक बड़ी गोष्ठी जो तमाम जिलों से उन सबको बुलाकर जो चिंतन गोष्ठियों में शामिल थे, जो वो गोष्ठी करनी है, उसमें भी उसका आप लोग तैयार करेंगे और इस मुहिम को आगे ले जाकर के इस उत्तराखंड के लिए एक नया इतिहास लिखेंगे। और आज यहाँ पर जितने लोग हैं या जिन जनपदों में जितने भी लोग चिंतन गोष्ठियों में आए थे, इस बात को आप लिख कर ले लो कि भविष्य में जब बदलते उत्तराखंड के नाम से लिखी जाएगी, उस किताब में स्वयं 100 आप लोगों के नाम होंगे जो इस मुहिम के लिए कई प्रयास कर रहे हैं।